कोई भी सेल टैक्स रिटर्न है उसके अंदर 12 जो डिफरेंट एनेक्जर है वो हमने फाइल करने होते हैं। वो हर बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते। कुछ बिजनेस के अंदर 4 या 5 इम्प्लीमेंट होते हैं और कुछ बिजनेस के अंदर इससे ज़्यादा होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि वो एनेक्जर क्या चीज़ है और किस किस बिजनेस ने वो फाइल करने हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये मैंने 4 नेक्जर आपके सामने लिखे हैं। नेक्जर ए है, नेक्जर बी है, नेक्जर सी है और नेक्जर आई है। ये जो 2 नेक्जर हैं ये परचेज से रिलेटेड है। मतलब कोई भी चीज़ जब हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे हम लेते हैं नेक्जर ए के अंदर हम परचेज सेलेक्ट करते हैं। नेक्जर ई जो है, बी जो है, ये इंपोर्ट से रिलेटेड है। मतलब ये है कि ओवरऑल बिग पिक्चर में ये परचेज है, लेकिन एक परचेज लोकल है और एक इंपोर्ट की है। उसके बाद आता है नेक्जर सी। यहाँ पे जो कंपनी है, ये बिजनेस है, वो अपनी सेल रिपोर्ट करते हैं और यानी कि जो भी कस्टमर को सेल की जाती है, वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, एक्सपोर्ट हो या लोकल हो, नेक्जर सी के अंदर वो सेल रिपोर्ट की जाती है। फिर आता है नेक्जर आई। नेक्जर आई के अंदर डेबिट या क्रेडिट नोट की जो एंट्री है वो की जाती है। मतलब कोई सेल रिटर्न है तो हम क्रेडिट नोट एंटर करेंगे, कोई परचेज रिटर्न है तो हम वहाँ पे जाके डेबिट नोट सेलेक्ट करेंगे। और डेबिट नोट के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक पार्टी एंटर करेगा, यानी कि या सेलर करेगा या बायर करेगा। मतलब दोनों एंटर नहीं करेंगे, अदरवाइज जो रिटर्न के अंदर डिफरेंस क्रिएट होगा। बड़ी डिटेल के साथ हम स्टडी कर चुके हैं। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनके पास भी आइडिया है। अच्छा, ये जो 4 नेक्जर हैं ये हर किस्म का जो बिजनेस है उसने फाइल करने हैं। कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें, वो बाइंग भी करता है और उसके बाद उसकी सेलिंग भी है। ये डिस्कशन हम बेसिकली कर रहे हैं फेडरल के ऊपर, यानी कि जो गुड्स की ट्रांजैक्शन, यानी कि टेंजिबल जो बिजनेस है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। ये सर्विसेज की हम बात नहीं कर रहे। इवन सर्विसेज में भी सेम मॉडल है कि हम वहाँ पे सर्विस लेते भी हैं और सर्विस देते भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन का पर्पस है वो गुड्स से रिलेटेड है, फेडरल के ऊपर है, यानी कि टेंजिबल जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है वो अदर देन सर्विसेज, वहाँ उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो 4 नेक्जन है ये हम जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि हर बिजनेस ने फाइल करने ही है। हाँ, इसके ऊपर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं कि जो नेक्जर एफ है, नेक्जर एफ के अंदर बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया था कि इसके 3 पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन है उसमें क्या चीज़ फॉल करती है कि आपकी जो कंजम्पशन है, कि जो आपने परचेज की है उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है। उसका फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ये फार्मूला ये हम बड़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और नेक्जर एफ के ऊपर, और इसकी जो प्रॉपर शीट्स हैं वो भी मैंने आपको शेयर की हुई हैं जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है इसके अंदर वो ये डिस्कशन करता है कि जी आपका जो सेल टैक्स है, यानी कि जो इस परचेज के ऊपर या स्टॉक के ऊपर जो सेल टैक्स है उसका क्या पोर्शन अवेलेबल है, उसमें कितनी कंजम्पशन हुई है। तीसरे पोर्शन में ये लोकल की बात करता है, यानी कि ये जो सेल टैक्स है लोकल की बात करता है। तीसरे पोर्शन में वो बात करता है जो इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर आपका सेल टैक्स कितना है, यानी कि वैल्यू एडिशन के ऊपर जो आपने पे किया होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिग पिक्चर में हम देखें तो हमें ये सारे नेक्जर में क्या चीज़ नज़र आ रही है कि वो एक तो क्लोजिंग स्टॉक का पूछ रहा है, प्लस वो ये कहता है कि आपका जो सेल टैक्स है वो कितना कैरी फॉरवर्ड रह गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेक्जर है ये भी तकरीबन हर बिजनेस ने फाइल करना है। उसकी रीज़न ये है कि कैरी फॉरवर्ड, मतलब जो सेल टैक्स है वो तो हर बिजनेस पे कर रहा होता है, इधर वो एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर है या वो लोकल परचेज कर रहा है या बाई कर रहा है या सेल कर रहा है। हर सिचुएशन में सेल टैक्स रिटर्न की एडजस्टमेंट लाजमी होती है, क्योंकि हम फाइल ही रिटर्न कर रहे हैं और रिटर्न के अंदर सेल टैक्स नहीं होगा तो रिटर्न तो नहीं फाइल हो सकती। तो इस वजह से हर बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड भी अवेलेबल है। तो ये तकरीबन ये जो नेक्जर एफ है ये भी हर बिजनेस ने फाइल करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्जर डी के ऊपर। नेक्जर डी क्या है, ये हम इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर देख चुके हैं, चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये किससे रिलेटेड करता है, एक्सपोर्ट से। हमने एक लेक्चर स्टडी किया जिसमें हमने ये देखा कि जब आपने सेल टैक्स रिफंड फाइल करना है तो वो आपसे 2 रिक्वायरमेंट्स लेते हैं कि जब जिस डेट पे आपने नेक्जर एफ फाइल किया, रिफंड कौन ले सकता है, एक्सपोर्टर ले सकते हैं जिनकी सेल बाहर है, उनको वो जीएसटी जो इनपुट की फॉर्म में पे किया होता है। क्योंकि अब हमने फार्मूला हमने देखा है सेल टैक्स का, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू पेएबल। अंदर जो प्रोडक्शन डाटा है वो हम सारे का सारा शेयर करते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है
और हमने कितना प्रोड्यूस किया है और कितना कंज्यूम किया है। तो ये मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक आप बनाते हैं और आपकी मंथली जो कैपेसिटी है वो कहता है कितनी है कि आप 10,000 यूनिट बना सकते हैं, और आपने इस महीने कितने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल 7,000 बनाए हैं। तो वो ये कैलकुलेशन क्यों की जाती है, इसको लिंक किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, कि एक तरफ आपकी कैपेसिटी तो 10,000 है, आप प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजली का बिल बढ़ रहा है, उसकी रीज़न क्या है। तो उसमें जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है कि जी हमारे रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि रेट भी तो चीज़ों जो बिजली के हर महीने हर 2-3 माह बाद बढ़ रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन आपसे लेके उसको लिंक किया जाता है आपके जो डाटा फाइलिंग के टाइम पे, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पे हम रिपोर्ट करते हैं, उसके साथ लिंक किया जाता है। सेकंड ये है कि आपसे वो ये भी कह सकते हैं कि आपका जो पिछले महीने से आपकी जो कंजम्पशन की जो प्रोड्यूशन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो बढ़ रही है, लेकिन आपका सेल टैक्स कम हो रहा है, आप कम पे कर रहे हैं। तो डिफरेंट तरीके से वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बेसिकली उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने एनालिसिस के लिए हमसे जो डाटा है वो रिक्वायर किया जाता है। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर हम प्रोडक्शन का डाटा फाइल करते हैं, और प्रोडक्शन का डाटा कौन फाइल करेगा, जो मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब अदर देन मैन्युफैक्चरर इससे निकल गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट के। अब नेक्स्ट के जो है वो स्पेसिफिक स्टील इंडस्ट्री का जो सेक्टर है वो फाइल करेगा। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि उन्होंने स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड कर दी हैं। ये ऊपर जो हमने डाटा पढ़ा ये तकरीबन कॉमन चीज़ें आती हैं। 90% जो बिजनेस है एक ही फाइल करते हैं, लेकिन चूंकि कुछ बिजनेस उन्होंने टाइमली बेसिस पे मॉनिटर करने होते हैं, उसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि जी आपका अगर ये बिजनेस है तो आपने ये भी फाइल करना है। वो कौन सा है, नेक्स्ट जो के है। अब नेक्स्ट के अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक लिख भी दिया है कि स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो आपने फाइल करना है। उसके अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जिस तरह की और भी डिटेल्स हैं वो मेंशन करें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये है कि जो अगर स्टील सेक्टर में है, स्टील बना रहे हैं कंपनी में, मैन्युफैक्चर में है, तो फिर आपके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है कि आपने नेक्स्ट के भी फाइल करना है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट ई। ये एफईडी कोई अगर आपके बिजनेस के अंदर है, जैसे फेडरल साइक ड्यूटीज है, मतलब आप कोई बेवरेज का काम कर रहे हैं, एडिबल ऑयल का काम कर रहे हैं, कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एफईडी भी पे कर रहे हैं, तो फिर आपने नेक्स्ट ई भी फाइल करना है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट ई में होती है एफईडी की। तो अगर हम यहाँ पे रिटर्न पे आके देखें तो यहाँ पे भी आपके सामने वही लिखा हुआ है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इसको भी हम किसी दिन सेपरेट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस एफईडी फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में फाइल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर हैं, तो फिर ये याद रखें ये भी मैन्युफैक्चर में आएगा। ये रिटेलर या होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर अदर देन मैन्युफैक्चर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट ई जो एफईडी है अदर देन मैन्युफैक्चर के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है, याद रखें। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट जी। नेक्स्ट जी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ में आपका टैक्स पेएबल था 10 मिलियन और गलती से आपने पे कर दिया 9 मिलियन। तो कोई भी किसी भी किस्म का जो एरियर था वो हम क्या करेंगे, 1 मिलियन का वो जब फाइल करेंगे तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे हम करेंगे, नेक्स्ट जी के अंदर। अगर आप रिटर्न के मेन पेज पे आए तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नेक्स्ट जी का जो उन्होंने लिखा हुआ है उसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, एरियर की डिस्कशन उन्होंने यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डिस्कशन भी कौन सी है, एरियर की, कि अगर आपको एरियर पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पी। अब नेक्स्ट पी की एज सच रिक्वायरमेंट्स इसलिए होती है कि जब हम एंट्री करते हैं तो हमें ये पूछता है कि ये इसकी लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन ऑफ सर्विसेज क्या है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एक पंजाब में सेल कर रहे हैं, उसके बाद जनाब हम उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो केपीके में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं। तो हम जब उसकी एंट्री कर रहे होते हैं तो वो उसकी जो सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या करता है, इस नेक्स्ट पी डिस्ट्रीब्यूशन में आके हमें दिखा देता है। ये क्यों होता है, ये भी उन्होंने अपने एनालिसिस के लिए रखा हुआ है कि अगर वो किसी भी स्टेज पे देखें कि कोई भी एक मैन्युफैक्चर है, बिजनेस है, उसकी एवरेज सेल किस पीरियड में, किस एरिया में ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो ये भी बेसिकली कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जब हम एंट्री करते हैं तो उसके अंदर इसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। तो ये 12 डिफरेंट नेक्स्ट हैं जो हमने स्टडी किए हैं। तो अगर आप जैसे हमने ऊपर स्टडी किया है कि जो नेक्स्ट ए, बी, सी, आई और एफ है, ये तकरीबन हर बिजनेस इसको फाइल करता है। फिर हमने नेक्स्ट डी देखा जो एक्सपोर्टर फाइल करता है, नेक्स्ट एच देखा ये स्टॉक स्टेटमेंट है, ये भी तकरीबन मैन्युफैक्चर फाइल करता है, लेकिन अदर देन मैन्युफैक्चर भी कर सकता है, क्योंकि इसकी बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, क्वांटिटी क्या है और इनपुट और आउटपुट क्या है।
फिर हमने देखा जी नेक्स्ट जे है प्रोडक्शन रिलेटेड डाटा है, ये मैन्युफैक्चर फाइल करेगा। नेक्स्ट ए हमने स्टडी किया कि जो स्पेसिफिक सेक्टर हैं जैसे स्टील बिजनेस का सेक्टर है वो नेक्स्ट के भी फाइल करेंगे। और नेक्स्ट ई हमने देखा कि अगर आप एफईडी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे बेवरेज है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर एफईडी अवेलेबल है, तो फिर आपने ये लेक्चर भी फाइल करना है। इसके ऊपर हम सेपरेट एक जो टॉपिक का लेक्चर है वो इसको स्टडी करेंगे कि एफईडी की कैलकुलेशन कैसे होती है और कैसे इसको पे करना है। फिर हमने नेक्स्ट जी देखा कि अगर किसी भी वजह से अब जो पिछले सेल टैक्स रिटर्न में कोई एरियर बच गए हैं और आपने पे करना चाह रहे हैं तो आप इसमें पे करेंगे, प्लस अगर कोई पेनल्टी आपको आती है तो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पी हमने देखा कि जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो हमें पूछा जाता है कि ये जो लोकेशन क्या है, ये जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हैं किस सेक्टर्स की है, किस एरिया की है, पंजाब की है, बलूचिस्तान की है, केपी की है, इस्लामाबाद की, कहाँ की है, तो हम वहाँ पे उसको मेंशन करते हैं तो वो उसको उस डाटे को कैलकुलेट करके सेपरेट इस नेक्स्ट पी में ले आता है, जो कि उनका इंटरनल एनालिसिस है कि वो चेक करना चाह रहे होते हैं कि कौन सा बिजनेस किस पीरियड में या कौन सी प्रोडक्ट किस एरिया के अंदर ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये 12 डिफरेंट नेक्स्ट है जो किसी भी एक सेल टैक्स रिटर्न में होते हैं, इसको आपने स्टडी करना है। अगर आप इनमें फॉल कर रहे हैं तो इसकी लाजमी कंप्लाइंस करें। याद रखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कानून के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो किसी भी टाइम डिस्कस की जा सकती हैं। गवर्नमेंट बुलाए रखती है इसको, लेकिन किसी भी टाइम वो आपको जब उनके पास कुछ एक स्ट्रेटजी वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो वो क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि भाई जिन जो ने ये काम नहीं किया उनको नोटिस भेज दें। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए आज जो आपकी रिटर्न है उसको सही तरीके से फाइल करें ताकि फ्यूचर की जो कंप्लाइंस है आप उसको पूरा कर सकें और पेनल्टी से बच सकें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।